सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज की क्लास अपठित गद्यांश पर आधारित है, जो पीसीएस और समीक्षा अधिकारी मेंस दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के ही समान हिंदी में पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित रहता है। अपठित गद्यांश या गद्य खंड को लेकर के बहुत से लोगों में भ्रम है, बहुत से लोग देख करके इसको घबरा जाते हैं, बहुत से लोग अच्छा नहीं लिख पाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, कैसे अंकदायी लेखन शैली को विकसित किया जाए, हम लोग आज इन सब के बारे में सीखेंगे। संक्षेपण क्या होता है, सारांश क्या होता है, भावार्थ क्या होता है, शीर्षक का चयन कैसे किया जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे की जाती है, इन सब के बारे में आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा देखिएगा बेहतरीन तरीके से, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए विस्तार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है, अपठित गद्यांश पूछा क्यों जाता है। भाई, कोई चीज अगर पूछा जा रहा है प्रश्न में तो उसका कोई महत्व है, तभी पूछा जा रहा है, अन्यथा क्यों पूछा जाएगा। तो अपठित गद्यांश के अंतर्गत मैंने बताया ही, भावार्थ पूछा जाता है। भावार्थ पीसीएस में आता है, संक्षेपण भी पीसीएस में आता है, सारांश आरओ में आता है, शीर्षक की बात है, रेखांकित अंशों की व्याख्या है, ये पीसीएस एंड आरओ दोनों में आता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संक्षेपण वाले में पीसीएस में पूछा जाता है। तो अपठित गद्यांश क्यों पूछा जाता है। अपठित गद्यांश के माध्यम से अभ्यर्थी के व्यक्तित्व में निहित विशिष्ट गुणों जैसे तार्किक दृष्टि, विश्लेषणात्मक योग्यता, बहुआयामी दृष्टिकोण, सूक्ष्मता से विषय को समझना, सटीक और सारगर्भिक अभिव्यक्ति क्षमता इत्यादि जैसे गुणों का पता लगाया जाता है। भाषा शैली, शब्द चयन की क्षमता एवं सुंदर अभिव्यक्ति जो प्रश्नानुकूल वैशिष्ट पर आधारित हो, गद्यांश जुड़े प्रश्नों के उत्तर लेखन की मुख्य विशेषता होती है। अपठित गद्यांश के भीतर निम्न तीन बिंदु बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है, गद्यांश लिखने के पीछे लेखक का दृष्टिकोण, उसकी मनः स्थिति और उसकी उद्देश्यपरकता है। दूसरा भाव पक्ष, तीसरा विचार पक्ष। अंतर्निहित अंतर्निहित विशेषताएं ही उत्तर का मुख्य आधार होती है। इस क्रम में हमें निम्नलिखित सामान्य बातों का पालन करना अनिवार्य होता है। पहला, गद्यांश सदैव एक बंद कोष्ठक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उत्तर विषय वस्तु प्रच्छन्न रूप से गद्यांश के भीतर ही अंतर्निहित होता है, कहीं आपको बाहर नहीं ढूंढना होता है। बंद कोष्ठक की भांति होता है, अर्थात आपका उत्तर उसी बंद कोष्ठक के अंदर ही अंतर्निहित है। अतः बाहर से किसी विषय का समावेशन करने की गुंजाइश नगण्य होती है। नगण्य मतलब न के बराबर। कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हैं, सूक्त वगैरह, मुहावरा वगैरह, जरूरत पड़ने पर, अन्यथा नहीं। दूसरा है, लेखकीय दृष्टिकोण, उसका मंतव्य अथवा उद्देश्य परकता ही जो भावों और विचारों के रूप में गद्यांश में समाहित होती है, उत्तर का केंद्रीय विषय सदैव होनी चाहिए। पूछे गए प्रश्न की प्रकृति, भाषा शैली, शब्द सीमा इत्यादि का सदैव पालन करते हुए उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। ये तो हो गया अपठित गद्यांश के बारे में। ठीक है, कैसे लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, क्या जरूरत पड़ती है, क्यों पूछा जाता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें हो गई। अब आपके सामने मैं एक ला रहा हूं गद्यांश। ये है 400 शब्दों का गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, एक नजर सुनते हैं। ठीक है, रुचि का अर्थ स्वभाव या आदत, यह व्यक्ति के जन्म लेते ही इसके साथ आती है और जीवन भर इसके साथ रहती है। इसे बदल पाना संभव नहीं होता। जब रुचि को स्वभाव कहा गया तो यह कह दिया गया कि यह अपरिवर्तनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होगा। इसी तरह जिसका मरण होता है उसका जन्म भी अवश्य होता है। इसलिए व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसके पिछले जन्म के संस्कारों से जुड़ा होता है, और यह भाव सभी का अपना अलग अलग होता है। यह स्वभाव जब कुत्सित विचारों से प्रभावित होता है, तब चाहे कोई बालक हो, युवक हो, प्रौढ़ हो अथवा वृद्ध हो, ऐसा व्यवहार करने लगता है जो न उसके स्वयं के लिए कल्याणकारी होता है और न उसके परिवार और समाज के लिए ही कल्याणकारी होता है। ऐसा बालक उद्दंड, क्रोधी
और सभी की उपेक्षा करने वाला होता है और वह किसी की भी उपेक्षा करने में संकोच नहीं करता, फिर चाहे उसके माता पिता ही क्यों न हो। यही उसका कुरुचि होता है। ठीक है, कुरुच, रुच, रुच का विलोम रुच भी होता है, कुरुच। ठीक है, इसी तरह कुरुच वृत्ति वाला युवक होता है, वह शिक्षा प्राप्त के प्रति नितांत रूप से लापरवाह होता है। उसके मन में किसी के प्रति भी आदर भाव नहीं होता, फिर चाहे उसे शिक्षा देने वाले उसके गुरुजन ही क्यों न हो। यही नहीं, ऐसे स्वभाव वाला युवक अपने सहपाठियों के प्रति निर्मम और युवतियों का अपमान करने में गौरव अनुभव करने वाला होता है। जब कोई कुरुचिपूर्ण विचारों वाला होता है तो वह अपने धन, विद्या, व्यवसाय आदि को लेकर इतना अहंकारी होता है कि वह किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता। सभी को अपने से छोटा मानकर सभी के साथ तिरस्कार भरा व्यवहार करता है। अपने परिवारजनों के प्रति उसके मन में अपनत्व का भाव नहीं होता। पड़ोसियों के सुख दुख में कभी सम्मिलित नहीं होता और सबसे स्वयं को अधिक बुद्धिमान मानकर ऐठा ऐठा सा बना रहता है। कभी कभी तो सुबुद्ध कहे जाने वाले और कथित शिक्षित भी अपने ज्ञान का घमंड लेकर दूसरों से तर्क कुतर्क करता है और दूसरे को नीचा दिखाकर गौरवान्वित महसूस करता है। वह यह भूल जाता है कि दूसरे का अपमान करने वाला स्वयं ही समाज की नजरों में गिर जाता है। इसलिए कुरुचिपूर्ण स्वभाव से बचे, ऐसे व्यवहार से व्यक्ति अंत में पतन की ओर उन्मुख होता है। अब इस गद्यांश को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इस गद्यांश के माध्यम से, इसी एक गद्यांश के माध्यम से हम लोग भावार्थ का भी उदाहरण देखेंगे, सारांश का भी उदाहरण देखेंगे और संक्षेपण का भी उदाहरण देखने वाले हैं। एक ही गद्यांश के माध्यम से कैसे बदलता है। तो शुरुआत करते हैं उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से। भावार्थ, सारांश, संक्षेपण का उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं। एक ही गद्यांश से कैसे दोनों में, तीनों में चेंज होता है, क्या क्या चेंज होता है, उस बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो भावार्थ से शुरुआत करते हैं। पीसीएस का है। ठीक है, जैसे पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, आप लोग फिर से देख लीजिएगा, चाहे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाने के बाद इसको लिखिएगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मेरा समझाने का प्रयास है, समझने की कोशिश करिए जितना समझ में आए, अन्यथा इसको लिख करके अपने हिसाब से बढ़िया समझिएगा। ठीक है, तो गद्यांश के तहत हम लोग भावार्थ, सारांश, संक्षेपण तीनों का उदाहरण देखेंगे, जो पीसीएस समीक्षा अधिकारी और आरओ समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। भावार्थ की बात करें तो उसी गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। लेखक ने चिंतनी भाव की मुद्रा में व्यक्ति के स्वभाव को उसकी रुचि मानते हुए संस्कार के रूप में उसका संबंध पूर्व जन्म की आदतों से जोड़ा है। अच्छी और बुरी दोनों आदतों के प्रति लेखक सूक्ष्म भाव से बुरी आदतों की आलोचना करता है और उनसे उत्पन्न विकारों तथा उनके प्रभावों को भी समाज के सम्मुख रखना चाहता है। इसके पीछे लेखक का भाव है कि समाज कुसंस्कारों से दूर हटकर सही रास्ते का अनुसरण करे। आग्रह पूर्ण भाव से लेखक यह कथन बुरे संस्कारों की आलोचना करता है, क्योंकि कुप्रवृत्तियों का शिकार मनुष्य अपने सामाजिक व्यवहार और दायित्व को भूलने लगता है, घमंड का परिचय देने लगता है और दूसरे के अपमान में स्वानतः सुखाय का अनुभव करता है। यह स्थिति लेखक की मनोदशा को क्षुब्ध करने वाली है, इसलिए वह अपने कथन में चिंतनी और आग्रहपूर्ण ढंग से समाज में जागृत भाव पैदा करने का प्रयास करता है। तो आपने देखा, ये हो गया भावार्थ। मतलब इस गद्यांश का कहने का भावार्थ क्या है। तो ये भावार्थ देखिए, इतने ही मतलब एकदम बढ़िया शब्दों में, कम शब्दों में पूरी की पूरी बात कह दिया गया, भावार्थ निकाल लिया गया इसका। ठीक है, निचोड़ जिसे कह सकते हैं, पूरे गद्यांश का निचोड़ निकाल दिया गया भावार्थ के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण सारांश का। सारांश आता है आरओ एआरओ में। ठीक है, आरओ एआरओ में सारांश पूछा जाता है। उसी गद्यांश का सारांश जो हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा। मनुष्य है, बातें वही, बस थोड़ा सा तरीका बदला है। यहाँ पे सारांश है, सार बताना है। ठीक है, गद्यांश का सार क्या है, वही चीज हमें बताना है। मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, एक सद्वृत्ति और दूसरी कुवृत्ति।
यह प्रवृत्तियां पूर्व जन्म की आदतों और संस्कारों से जुड़कर अपना स्वरूप निश्चित करती हैं। चूंकि जीवन सतत प्रवाहमान है, इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार भी प्रारब्ध रूप में आदतों का हिस्सा होते हैं। लेखक ने कुरूचिपूर्ण मनुष्य की निंदा करते हुए उनके घमंड, तिरस्कारपूर्ण सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संबंधों में किए जाने वाले निरादर से आहत दिखाई देता है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से क्रमिक पतन की ओर जाता है। इसलिए लेखक इसे बचने और सद्वृत्तियों की ओर जाने का आग्रह करता है। तो ये हो गया आपका सारांश। ठीक है, गद्यांश का सार। ठीक है, अब बात करते हैं संक्षेपण। संक्षेपण माने किसी चीज को छोटा करना। स्वभाव अर्थात आदतें अपने अपरिवर्तनीय रूप में व्यक्ति के पूर्व जन्म से जुड़कर संस्कार बनाती हैं। क्योंकि जीवन का प्रवाह निरंतर होता है, बुरी आदतों या कुप्रवृत्तियों में जकड़ा मनुष्य अपने व्यवहार के द्वारा समाज, परिवार और आत्मजनों का अहित करता है। ऐसी कुरूच वृत्ति वाले युवक लापरवाह, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने वाले और दूसरों को अपमानित करने वाले होते हैं, जो अपनों के अपमान में भी आत्मगौरव की अनुभूति करते हैं। उनमें इस वृत्ति से अहंकार भी पैदा होता है। कभी कभी कथित, शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति भी बुरी प्रवृत्ति के व्यवहार से ग्रस्त होकर दुर्व्यवहार करते हुए पतोन्मुख होते हैं। इसलिए लेखक इससे बचने का आग्रह करता है। और संक्षेपण में देखिए शब्द सीमा लिख दिया जाता है लास्ट में। भावार्थ सारांश में शब्द सीमा नहीं लिखा जाता, लेकिन संक्षेपण में शब्द सीमा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है शब्द सीमा 108। तो यहाँ पर देखिए 400 शब्दों का एक गद्यांश है। 400 शब्दों का गद्यांश है। इसे जो है कर दिया गया 1/3-4 के बीच में। तो संक्षेपण में नीचे शब्द सीमा लिखा जाता है, बाकी और किसी में नहीं। अब सारांश के बारे में बात कर लेते हैं विस्तार से। सारांश के साथ क्या होना चाहिए, समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है। सारांश किसी गद्यांश का वह मूल निचोड़ होता है जिसमें लगभग मूल के 1/4 से 1/3 शब्दों के मध्य सटीक और सारगर्भिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सारांश गद्यांश के मुख्य कथ्य और तथ्य का वह मूल निष्कर्ष अथवा उसका हिस्सा होता है जो समय और श्रम की बचत करने की दृष्टि से सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त किया जाता है। बात आ गई समझ में। सारांश लेखन करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। कौन कौन सा? सर्वप्रथम गद्यांश के मुख्य भाव और विचार की पहचान करते हुए प्रासंगिक चीजों को जैसे तर्क, विश्लेषण, प्रसंग, तुलना, उदाहरण, स्पष्टीकरण इत्यादि को हटा देना चाहिए, कट कर देना चाहिए। फालतू चीजों को हटा देना चाहिए वहां से। मुख्य भाव और विचार को आप लोगों को यही गोला कर लेना है। मुख्य भाव और विचार क्या है, गद्यांश का मुख्य भाव और विचार कहना क्या चाहता है, तात्पर्य क्या है इसका, उसे आपको पहचानना होगा और फालतू की चीजों को हटा देना होगा। तर्क जैसे कोई हो, विश्लेषण हो, प्रसंग हो, तुलना हो, कोई उदाहरण लंबा चौड़ा दिया हो, स्पष्टीकरण वाली चीजों को हटा देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मुख्य भाव और विचार की पहचान करना है वहां पे। ठीक है। अप्रासंगिक, तत्पश्चात मुख्य भाव और विचारों के निचोड़ को भी अति संक्षिप्त रूप में अपने शब्दों में प्रस्तुत करना होता है। इन सब अप्रासंगिक चीजों को हटाने के बाद जो मुख्य भाव और विचार बच रहा है उसे भी आप कोशिश करिए कि उसे भी अति संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। शब्द सीमा सदैव 1/4 से 1/3 के मध्य होना चाहिए। इसके लिए हमें किसी भी भाव, विचार अथवा कथन की पुनरावृत्ति से यानी दोहराव से बचना चाहिए। बार बार किसी शब्द को दोहराना मनाही है सारांश में, अन्यथा आपका शब्द सीमा का जो है वो उल्लंघन हो जाएगा। फिर क्या है, सारांश में क्रमबद्धता जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे संक्षेपण में होती है, क्रमबद्धता का थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, कहीं का ईंट कहीं करोड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारांश में ऐसा कोई शर्त नहीं होता है। संपूर्ण सार क्या है, मुख्य भाव क्या है, विचार क्या है, वो आपको वहां पे प्रस्तुत करना है। ये मायने नहीं रखता है कि क्रमबद्धता में है या नहीं है। इसमें मात्र लेखक का दृष्टिकोण और उसके भाव विचार अंतर्निहित होते हैं। समय और श्रम का बचत करने की दृष्टि से यह कार्यालय विधा में बेहद उपयोगी होता है सारांश। ठीक है।
अब बात करते हैं शीर्षक चयन कैसे करते हैं। ठीक है, कोई गद्यांश आपके सामने आ गया, आप शीर्षक का चयन कैसे करेंगे। कुछ तो शीर्षक बहुत आसान होते हैं चयन करना, जैसे आगे मैं बताता हूं, पहले बात करते हैं शीर्षक चयन की। शीर्षक गद्यांश का वह भाव होता है जो गद्यांश के शीर्ष पर स्थित होकर अपने लघुतम स्वरूप में गद्यांश में अंतर्निहित भावों और विचारों की सटीक सारगर्भिक स्थिति को परिलक्षित करता है। शीर्षक सदैव उपयुक्त और प्रसंगारूप होना चाहिए। इसकी शब्द सीमा एक शब्द से लेकर अधिक से अधिक 4 या 5 शब्दों तक होना चाहिए। क्या समझ में आए? ऐसा नहीं है कि कई ठू लिखते चले, लंबा चौड़ा लिख दे 2-3 लाइन में। शीर्षक की शब्द सीमा एक शब्द से लेकर के अधिक से अधिक 4-5 शब्दों तक होती है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द यदि शीर्षक बनने की योग्यता रखते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग शीर्षक के रूप में हो सकता है, अथवा बाहर से ऐसे शब्दों को शीर्षक के रूप में चयनित किया जा सकता है जो शीर्षक बनने की योग्यता और क्षमता रखते हैं। अर्थात कुछ गद्यांश आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या निकालूं इस गद्यांश के अंतर्गत कि जो मेरा शीर्षक बन जाए। ऐसे बहुत से आपके सामने आते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं इसमें से शीर्षक क्या निकालूं। उसका उदाहरण भी मैं आगे दूंगा। किसी गद्यांश का शीर्षक चयन करते समय शब्द की उपयुक्तता और सटीकता का निर्धारण करने के लिए निम्न बिंदुओं के आधार पर शीर्षक तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। वो बिंदु क्या है? पहला, गद्यांश की प्रथम पंक्ति का सूक्ष्म अध्ययन या अवलोकन करने से ऐसे शब्द अथवा शब्द समूह की प्राप्ति हो सकती है जो स्वयं में अथवा थोड़े बहुत परिष्कार यानी परिवर्तन के साथ शीर्षक बनने की योग्यता रखते हैं। जैसे एक गद्यांश का उदाहरण मैं दे रहा हूं। गद्यांश है सभ्यता का मूल सांसारिक विषयों पर विचारों पर टिका होता है क्योंकि इन्हीं दो आयामों का सार्थक मेल ही न केवल मनुष्य को मनुष्य बनाता है बल्कि पशुवत जीवन से उन्हें अलग भी करता है। इसीलिए संसार की अनेक सभ्यताएं मनुष्य की उपलब्धियों का आश्चर्यजनक प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। ये है गद्यांश। अगर इसका शीर्षक देना होगा तो आप जो है की पॉइंट को पकड़िए। ठीक है, तो यहां पे आपको सीधा सीधा पहले ही लाइन में आपको सभ्यता मिल गया। ठीक है, तो सभ्यता के साथ आप संस्कृत का नाम ले सकते हैं। भाई सभ्यता और संस्कृत एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहां पर आपने सूक्ष्म अवलोकन अगर किया प्रथम पंक्ति का तो आपको प्रथम पंक्ति में ही सभ्यता शब्द मिल गया। ठीक है, और सभ्यता से ही संस्कृत संबंधित है। ठीक है, तो वहां पे दिया हुआ है संसार की अनेक सभ्यताएं मनुष्य की उपलब्धियों का आश्चर्यजनक प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। यहां पर क्या है? सभ्यता का मूल सांसारिक विचारों पर टिका होता है क्योंकि इन्हीं दो आयामों का सार्थक मेल ही न केवल मनुष्य को मनुष्य बनाता है। जब भाई सभ्यता और संस्कार अच्छा मिलेगा तो मनुष्य मनुष्य रहेगा, अर्थात जानवर बदलने में देर नहीं लगता है, बल्कि पशुवत जीवन से इन्हें अलग भी करता है। तो यहाँ का शीर्षक क्या हो सकता है? एक तो सभ्यता आपको मिल गया, तो आप यहाँ पे आराम से इसका शीर्षक दे सकते हैं सभ्यता एवं संस्कृत, या सभ्यता एवं संस्कृत, या सभ्यता और भी लगा सकते हैं और संस्कृत। ठीक है, एवं लगाइए चाहे एवं लगाइए चाहे और लगाइए, कोई मतलब नहीं। सभ्यता और संस्कृत लिख दीजिए। ये हो गया आपका शीर्षक। और शीर्षक हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है, ध्यान रखिएगा, सिंगल, डबल नहीं, डबल में नहीं करेंगे। एक और दूसरा देखिए, दूसरा एक शर्त तो आपने पढ़ लिया कि प्रथम पंक्ति का सूक्ष्मावलोकन है, और एक दूसरा है यहाँ पे दूसरा देखिए, प्रायः गद्यांश पहले पंक्ति में अगर शीर्षक नहीं मिल रहा है तो प्रायः आखिरी पंक्ति का सूक्ष्म अवलोकन करने पर ऐसे शब्दों या शब्द समूह प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें मूल अथवा परिमार्जित रूप में शीर्षक बनाया जा सकता है। परिमार्जित का मतलब यही है, जैसे यहाँ पे सभ्यता मिल गया आपको लेकिन संस्कृत नहीं मिल रहा है, तो सभ्यता एवं संस्कृत साथ में ही एक दूसरे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो सभ्यता के साथ साथ आपने परिमार्जित करते हुए संस्कृत शब्द को ऐड कर दिया, यही है परिमार्जित, परिवर्तित, सभ्यता है और संस्कृत कर दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी है। अगर पहले पंक्ति में नहीं मिल रहा है तो मुझे अंतिम पंक्ति में ढूंढना होगा। जैसे गद्यांश का एक उदाहरण देखिए, पूंजीवाद ने बाजार को जन्म दिया है और बाजार ने उपभोक्तावाद को। बाजार की इन्हीं विशेषताओं ने स्वार्थी मनुष्यों का संसार पैदा करना शुरू कर दिया। आज सामाजिक रिश्ते नाते गौण हो गए हैं। हर व्यक्ति अधिकतम शक्ति के प्रयोग द्वारा केवल धन संग्रहण के लक्ष्य में लगा हुआ है। यह बुरा प्रभाव वस्तुतः पूंजीवाद की देन है, जिसका संकट आने वाले दिनों में और गहराएगा। तो आपने क्या समझा इसे? इस गद्यांश को पढ़ने के बाद अगर आपको शीर्षक चयन करना होगा तो पहले लाइन में तो कुछ खास मिला नहीं, अंतिम लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो दिखाई दे रहा है पूंजीवाद, खैर पूंजीवाद पहले लाइन में भी दे रहा है, लेकिन पूरा गद्यांश पहले पढ़िए। पूरा आपको शीर्षक ऐसा बनाना है जिससे पूरी बात आ जाए, कम शब्दों में ही पूरा गद्यांश का शीर्षक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पूंजीवाद का प्रभाव क्या है, बुरा है कि अच्छा है? तो पूंजीवाद ने जो बाजार को जन्म दिया है, उस पूंजीवाद का असर क्या है, उसका प्रभाव क्या है? तो भाई पूंजीवाद तो आपको मिल गया, पूंजीवाद शब्द मिल गया। पूंजीवाद क्या कर रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है? जाहिर सी बात है वह दुष्प्रभाव डाल रहा है। पूंजीवाद का दुष्प्रभाव, अगर दुष्प्रभाव शब्द नहीं समझ में अच्छा लग रहा है तो दुष्प्रभाव की बजाय दुष्परिणाम डाल दीजिए, दुष्परिणाम कर दीजिए। अब आपका हो गया नंबर 1 का शीर्षक। इसमें आपका 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है, 3 का 3 नंबर आपको मिलेगा अगर आपने ऐसे ले लिया। तो भाई पूंजीवाद ने क्या किया है और पूंजीवाद का असर क्या हो रहा है, परिणाम क्या है, उसका दुष्परिणाम ही हो रहा है, तो आपने वही शीर्षक बना दिया। पूंजीवाद आपको गद्यांश से मिल गया, परिमार्जित संशोधित करते हुए आपने उसका प्रभाव दिखा दिया कि पूंजीवाद का प्रभाव दुष्प्रभाव में बदल गया, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, दुष्परिणाम आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, यदि गद्यांश में किसी शब्द विशेष की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वह शब्द शीर्षक अथवा शीर्षक का हिस्सा हो सकता है। जैसे मनुष्य के जीवन में बात का बड़ा महत्व है। बहुत लोग बातों के मतलबी होते हैं, हर बात में वह अपनी बात बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि वह नासमझी में बनती बात में भी बात बिगाड़ देते हैं। किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। तो आपने देखा कितनी बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही, बार बार पुनरावृत्ति हो रही, बार बार हो रही है। तो इस प्रकार से देखिए, जो तीसरा शर्त है यह, यदि गद्यांश में किसी शब्द विशेष की पुनरावृत्ति हो रही हो बार बार, तो आप उसको भी शीर्षक बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही शब्द आपका शीर्षक बनेगा, कौन सा? बात। बात के ऊपर ये सारा गद्यांश है, बात पे ही डिपेंड है पूरा गद्यांश। तो आपका शीर्षक हो गया केवल बात। और एक और उदाहरण देते हैं, चौथे प्रकार को देखते हैं। कभी कभी यदि शीर्षक के लिए उपयुक्त शब्द गद्यांश में अंतर्निहित न दिखाई दे तो ऐसी दशा में गद्यांश के भाव और विचारों का मूल प्राप्त करते हुए अपने विवेक के आधार पर ऐसे शब्द अथवा शब्द समूहों का चयन करना अपेक्षित होता है जो भाव और विचारों का प्रतिनिधित्व सटीक और सारगर्भित ढंग से कर सकते हों। जैसे गद्यांश देखते हैं, मनुष्य स्वभाव से ही हिंसा न करने वाला जीव है। हमारे सारे धर्म ग्रंथ भी हिंसा से विमुक्ता के ज्वलंत प्रमाण है। धर्म के प्रमुख तत्व के रूप में अहिंसा की स्वीकृत जैन, बौद्ध और हिंदू जैसे धर्मों का मूल वैशिष्ट है। किसी का आचरण करना धर्म संगत भी है। जो इसके रास्ते पर चला है वही बुद्ध बना है और वही गांधी। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि कोई खास ऐसा हमको क्लू मिल रहा है गद्यांश में जिसे हम बना सके। तो यहाँ पे बात ही क्या हो रही है? अहिंसा की बात हो रही है, हम धर्म की बात कर रही है। सभी धर्म, संसार के सभी धर्म अहिंसा की ही बात करते हैं। तो
अहिंसा परमो धर्म, ये अपने विवेक से बनाइए। अहिंसा की बात कर रहा है, अहिंसा परमो धर्म, कौन सी बड़ी बात है? अहिंसा परमो धर्म, ये हो गया आपका शीर्षक। तो आपने देखा कि इतने सारे शर्त हैं शीर्षक चयन करने के, ठीक है। पहला क्या था? पहला था भाई कि गद्यांश की प्रथम पंक्ति का सूक्ष्म अवलोकन करिए और वहां पे ऐसे कोई शब्द मिल रहा है तो उसको परिमार्जित या थोड़ा बहुत संशोधन करते हुए, ऐड करते हुए आप अपना शीर्षक दे दीजिए। तो सभ्यता हमने दिया, सभ्यता के साथ संस्कृत कर दिया। दूसरा था, अगर पहली पंक्ति में नहीं मिल रहा है तो आखिरी पंक्ति का आप सूक्ष्म अवलोकन करिए और फिर परिमार्जित करते हुए आप अपना दे दीजिए। तो यहाँ पूंजीवाद था, पूंजीवाद का प्रभाव क्या है? दुष्परिणाम के रूप में है, तो पूंजीवाद का दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम लिख दिया। तीसरा था, यदि किसी गद्यांश में शब्द विशेष की पुनरावृत्ति हो रही हो तो आप उसे शीर्षक बना लीजिए, जैसे बात। और चौथा था कि स्पष्ट रूप से कोई शीर्षक आपको न दिखाई दे तो अपने विवेक के आधार पर आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे धर्म की बात हो रही है और अहिंसा की बात हो रही है, तो संसार के सारे धर्म में अहिंसा की बात कही है, तो अहिंसा को परमो धर्म, धर्म से अहिंसा को जोड़ते हुए आप एकदम सटीक शीर्षक दे सकते हैं, अहिंसा परमो धर्म है। महत्वपूर्ण बातों में बात करें तो ये सब कोई बताता नहीं, बच्चों की तरह आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो इसको समझिए। ये मत देखिए सब्सक्राइबर मेरे कम है या ज्यादा है, नया चैनल है, अभी शुरुआत किए हैं, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे लोगों तक संदेश पहुंचेगा और जुड़ेंगे लोग। लेकिन चीजों को समझिए एकदम दिल से, मन से, ईमानदारी से हर चीज बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, सब नहीं बताते। ध्यान रखिएगा शीर्षक हमेशा एक ही लिखा जाता है, कुछ लोग अथवा करके लिख देते हैं। अथवा अथवा नहीं लिखना, अथवा या करके दो शीर्षक नहीं लिखना है, शीर्षक हमेशा एक लिखना है। दूसरा है सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग शीर्षक, संज्ञा, सर्वनाम के विशेषीकरण करने में प्रयुक्त होता है। वहीं डबल इन्वर्टेड कामा कथन, वचन, सुक्ति के विशेषीकरण में किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने शीर्षक लिखा तो उसमें डबल इन्वर्टेड कामा कर दिया, सिंगल लगेगा, सिंगल, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा शीर्षक। चलिए अब बात करते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो समीक्षा अधिकारी में 3 आता है, पीसीएस में कभी कभी 3, कभी कभी 4 भी आ जाता है। लगभग 4 गुणे 3 यानी 12 नंबर के रहते हैं। 3 आपका अगर आ रहा है 4 नंबर के एक रेखांकित अंश होते हैं। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए देखते हैं, विधन आख्या, 2 शब्दों से मिलकर व्याख्या बना हुआ है। व्याख्या अर्थात यह अपठित गद्यांश लेखन का वह पक्ष होता है जिसमें रेखांकित अंशों में निहित भावों और विचारों का तार्किक विश्लेषण लेखनी दृष्टिकोण के साथ संपूर्णता में किया जाता है। व्याख्या करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला है, सर्वप्रथम गद्यांश को भली भांति पढ़कर उसकी संपूर्णता तथा उसमें छिपे भाव और विचारों को समझना चाहिए। दूसरा, तत्पश्चात व्याख्या रेखांकित अंशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुंजी शब्दों की सहायता से उनका तार्किक विश्लेषण करना चाहिए। इस क्रम में प्रासंगिक तर्कों, उदाहरणों, कहावत या मुहावरे, सूक्ति, कथन इत्यादि का प्रयोग उपयुक्तता के साथ करना अपेक्षित होता है, जिससे विश्लेषण और स्पष्ट हो सके। व्याख्या सदैव अपने शब्दों में अन्य पुरुष और तटस्थ शैली में होती है। अगला है, व्याख्या की शब्द सीमा प्रायः 4 से 5 गुनी होती है, यानी 2 लाइन है तो आप इसे 4-5 लाइन में दीजिए। क्योंकि हाँ, व्याख्या की शब्द सीमा 4 से 5 गुनी तक होती है, किंतु इसमें संपूर्णता का तत्व बेहद अहम होता है। यानी जो 2 लाइन है वो संपूर्णता का बोध उसमें होना चाहिए, संपूर्णता आनी चाहिए, चाहे 4 से 5 लाइन में आए, चाहे 6 लाइन हो जाए, ठीक है। व्याख्या के अंत में टिप्पणी अथवा शब्दार्थ इत्यादि का प्रयोग करने से व्याख्या ज्यादा प्रभावी और स्पष्ट होती है। ये है आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए नियम, कानून, शर्त, ठीक है, तरीका। उदाहरण देते हैं गद्यांश की, जैसे एक गद्यांश का उदाहरण मैं दे रहा हूं। मूल्यांकन की इच्छा मानव में निरंतर उपजती है। अनजान व्यक्ति से मिलने पर क्षण भर में पूर्ण जीवन कथा
जानने की छटपटाहट बड़ा संकट उत्पन्न करती है। सामने वाले को तत्काल प्रभाव में लेने की शीघ्रता समस्या बढ़ाती है। किसी से पलक झपकते ही सर्वस्व ज्ञात करने का सूत्र अभी तक ज्ञात नहीं है। जिसे जिस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है वह उसी क्षेत्र का यक्ष प्रश्न करता है। परिश्रमी की भीड़ से अलग सफलता का सार्थक मानदंड खोजने वाले नियम परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। समान योग्यता वालों में किसी को सेवा का अवसर मिलने पर ऊंचाई पर शिखर मिलते देर नहीं लगती। द्वार से भगाए गए तुलसी की भांति गुरु न रहीदास की खोज में जीवन गुजर जाता है। वरदान दाता के लिए पैर पकड़कर पीछे खींचने वाले भस्मासुर बन जाते हैं। अपनी सीमा से अधिक कोई पहचाना नहीं जानता। समय की आंच में तपकर निखरना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। पग पग पर प्रतिकूलता से जूझने वाले लोहा लेते लेते पारस पत्थर बन जाते हैं। कोयला अधिक ताप के दबाव में हीरा बनकर कोयला अधिक ताप के दबाव में हीरा बनकर गौरवान्वित होता है। संकट सहते सहते सामान्य मनुष्य महापुरुष बन जाता है। ये हो गया आपका गद्यांश। इसमें देखिए दो रेखांकित अंश है। एक तो देखिए यहां से है, सामने वाले को तत्काल प्रभाव में लेने की शीघ्रता समस्या बढ़ाती है। किसी से पलक झपकते ही सर्वस्व ज्ञात करने का सूत्र अभी तक ज्ञात नहीं। एक लाइन आपका ये है रेखांकित अंशों की व्याख्या। दूसरा देखिए यहाँ पे है, समान योग्यता वालों में किसी को सेवा का अवसर मिलने पर ऊंचाई पर शिखर मिलते देर नहीं लगती। एक यहाँ पर है और अगला जो अंडरलाइन है रेखांकित है वो यहाँ से, समय की आंच में तपकर निखरना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। पग पग पर प्रतिकूलता से जूझने वाला नहीं। यहीं तक है, हाँ यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक देख लिया आपने। 3 रेखांकित अंश है, इसमें हम लोग 1-2 का अभ्यास करते हैं। तो आपको कॉपी पे लिखना है प्रश्नोत्तर 1 इस तरह से। ठीक है, प्रश्नोत्तर 1 है ही, प्रश्न पहला रहता ही है। यहाँ पे रेखांकित अंश में पहला पॉइंट डाल दिया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है सामने वाले को, सामने वाला 1-2 शब्द ऊपर से ले लिया, 1-2 शब्द लास्ट तक ज्ञात नहीं है, ऐसे लिख करके शार्ट में लिखा जाता है ताकि परीक्षा जो कॉपी चेक करने वाला है वो समझ जाए कि हाँ ये पहले रेखांकित अंशों की व्याख्या है। तो नंबर 1 डाल दिया, सामने वाला डॉट 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 लास्ट का लाइन लिख दिया ज्ञात नहीं। अब इसका ससंदर्भ व्याख्या करना है। उपयुक्त व्याख्या पंक्ति में लेखक का मंतव्य है कि ऐसे ऐसे आपको करना है, और व्याख्या करने के बाद फुल स्टॉप। कोई टिप्पणी याद आ रहा है किसी कबीरदास, तुलसीदास, महात्मा गांधी टिप्पणी कथन, तो आप यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरा आपने लाइन डाल दिया, 1-2 लाइन फर्स्ट का डाल दिया, समान योग्यता डॉट डॉट देर नहीं लगती, जैसे यहां पर था। दूसरा लाइन, समान योग्यता वालों में किसी को सेवा करने का अवसर मिलने पर ऊंचाई पर शिखर मिलते देर नहीं लगती, इसका कर दिया। ठीक है, तो इसमें लिख दिया ससंदर्भ व्याख्या। उपयुक्त रेखांकित अंशों में लेखक का मंतव्य है कि, लास्ट में यहाँ पे टिप्पणी लिख दिया है तो यहाँ पे शब्द लिख दीजिए, कोई भी शब्द निकाल दिए। सर्वस्व ज्ञात, इसका अर्थ लिख दीजिए क्या है। बहुत आसान, सर्वस्व माने सब कुछ होता है या संपूर्ण होता है, ज्ञात माने जानकारी, 2 अर्थ लिख दिया। ऐसा थोड़ी ना एग्जामिनर ये अर्थ जानता नहीं है, वो जानता है, लेकिन ये लिखने का एक तरीका होता है, देखने में अच्छा लगता है। तीसरा पॉइंट डाल दिया इस प्रकार, समय की आंच। जैसे तीसरा रेखांकित अंश यहाँ पे है, कहां से है, समय की आंच। एक शब्द 2 शब्द यहां से ले लिया, फिर लास्ट में जहां खत्म हो रहा है बात नहीं लिख दिया। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई ये तीसरी लाइन का यहाँ पे व्याख्या है। ससंदर्भ व्याख्या, उपयुक्त पंक्ति या अवल में लेखक का मंतव्य है कि यहाँ विस्तार दे दिया। अब 2 उदाहरण। अब तो ये तरीका मैंने बताया कैसे आपको करना है एग्जाम में। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे आपको लिख के ऐसे शुरू करना है। अब 2 उदाहरण विस्तार करके दिखा देते हैं। जैसे पहला पॉइंट सामने वाला था, कैसे व्याख्या करेंगे। 2 लाइन क्या था, पहला वाला क्या है, सामने वाले को तत्काल प्रभाव में लेने की शीघ्रता समस्या बढ़ाती है। किसी को पलक झपकते ही सर्वस्व ज्ञात करने का सूत्र अभी तक ज्ञात नहीं है। कितनी लाइन है, 1, 2, 3 लाइन है। 3 लाइन का हमने विस्तार किया। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन में हो गया। इसको आप और भी कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कम करिए, वहां पर्याप्त पेज होता है, संपूर्णता आनी चाहिए।
रेखांकित अंशों में संपूर्णता एक अनिवार्य शर्त है। संपूर्णता एक अनिवार्य शर्त है, जरूरी नहीं। कम से कम 5-6 लाइन, जैसे एक लाइन है तो उसका 4-5 लाइन कर दीजिए, 2 लाइन है तो 1-2 लाइन और बढ़ गया, तो ये 10 लाइन भी कोई बड़ी बात नहीं है। सामने वाला जो पहला रेखांकित है उसकी व्याख्या करते हैं। कैसे करेंगे? ससंदर्भ व्याख्या, हेडिंग डाल दिया। उपर्युक्त व्याख्या पंक्ति में लेखक का मत इस बात की पुष्टि करता है कि प्रायः जब व्यक्ति किसी से प्रत्यक्ष होता है तो वह अतिशीघ्र जिज्ञासावश उसके बारे में अधिकतम या सब कुछ जानने का प्रयास करता है। यह व्याकुलता मनुष्य का स्वभाव है और इसी हड़बड़ी में वह जल्दीबाजी में गलतियां भी कर बैठता है। परिणामतः मिलन सुखद न होकर विवाद या समस्या में फंसने लगता है, क्योंकि अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है कि क्षण मात्र में ही किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन संपूर्ण रूप से किया जा सके। देखिए कितना बेहतरीन व्याख्या हुआ है। सोच रहे होगा आदमी, सोच रहा होगा कैसे 3 लाइन को 10 लाइन कर दिया, तो देखो कैसे कर दिया, कितना बढ़िया से कर दिया है। आपने देखा। देखिए इसी तरह आपको विस्तार करना है, और ये सब ऐसे आसानी से नहीं आता है, ये सब अभ्यास करने से आता है। यहाँ पे शब्द लिख दिया आपने, अरे क्या लिख दिया, एक उठा लिया प्रत्यक्ष, यहाँ पे देखो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष लिख दिया। क्षण, क्षण लिख दिया, क्षण भी इसी में है ना, तो क्षण लिख दिया। अब इसका सामने अर्थ लिख दिया। प्रत्यक्ष माने आंखों के सामने, दुनिया को पता है। क्षण भर मतलब तुरंत, शीघ्र है। हो गया, अच्छा लग रहा है देखने में। दूसरा नंबर डाल दिए, समय की आज, लास्ट वाला लाइन, देर नहीं लगती। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? उक्त रेखांकित अश्वों में ये कौन सा है? देखो समय की आज, ये वाला है। देखो समय की आंच में तपकर निखरना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ठीक है, बस 2 लाइन है। 2 लाइन क्या, 1.5 लाइन का ये। अब 1.5 लाइन को देखिए कैसे विस्तार किया गया है। ठीक है, उक्त रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक ने किसी विपदा का सामना करने से योग्य व्यक्ति के गुणों के निखार की प्रशंसा की है, क्योंकि सामान्य पुरुष विपत्ति को देखते ही घबरा जाते हैं, माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और उनका धैर्य जवाब देने लगता है, किंतु वीर और साहसी पुरुष न तो तनिक घबराते हैं और न ही हौसलों को टूटने देते हैं, बल्कि विपत्तियों पर सफलतापूर्वक विजय पाकर ही वह समय को अपने पक्ष में करते हैं। और भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, महाराणा प्रताप जैसे जाने कितने ही नाम इतिहास में भरे पड़े हैं, जो विपत्तियों का सामना सफलतापूर्वक करने के लिए जाने जाते हैं। अब टिप्पणी कोई लिख दिया यहाँ पे, जैसे दिनकर का, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण मात्र नहीं धीरज खोते। तो ये विपत्ति की बात पर आपने एक टिप्पणी लिख दिया, तो ये सुंदर लगने लगा देखने में। बस यही बात है। और टिप्पणी और इन सब के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई एक दिन या 2-4 व्याख्या पढ़ने से, लिखने से नहीं आएगा। आप अभी से, आपके पास वक्त है, आप लोग अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। बीच बीच में मैं भी कराता रहूंगा। अभी तो प्रारंभिक परीक्षा फोकस करना है, अकेले हूं तो परेशान हो जाता हूं क्या क्या कराऊं। फिलहाल जो है आप लोग निरंतर कम से कम एक गद्यांश का अभ्यास करिए। एक गद्यांश का अभ्यास करिए, 1 घंटे इसको दीजिए। अभी समय है आपके पास, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन निकाल लीजिए मेंस के लिए। अगर 5-6 दिन जो है आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो हफ्ते में 1-2 दिन आप मेंस के लिए निकाल लीजिए। इसमें आप सारांश पढ़िए, समीक्षा अधिकारी की जो सीरियस हो वो सारांश पढ़े। फिर दूसरा आपका हो गया शीर्षक, शीर्षक आप चयन करना सीखिए। पहला सारांश, दूसरा शीर्षक, तीसरा हो गया रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गया। पीसीएस वाले, ये तो आरओ वालों के लिए स्पेशली हो गया, आरओ या आरओ जो सीरियस है। पीसीएस, पीसीएस में पहला क्या है, भावार्थ होता है, फिर शीर्षक होता है, 2 गद्यांश आते हैं, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या होता है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें संक्षेपण वाला होता है, संक्षेपण रहता है, फिर प्रश्न दिया रहता है, उसका उत्तर देना होता है। जो दोनों पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में काफी आ चुका होगा और सारी उलझन समाप्त हो चुका होगा। और बाकी कोई समस्या होगी तो बताइएगा, फिर से चर्चा करेंगे उस पर।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।